हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग वाटर ट्रीटमेंट पे जो भी अलग अलग यूनिट्स थी उनका एक क्विक रिवीजन देखने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए पहले उसकी वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हम लोग जज करते थे, और पैरामीटर्स अगर उसके लिमिट से बाहर होंगे तो हम ऑफ कोर्स वहां पर ट्रीटमेंट करते थे। पहली जो ट्रीटमेंट यूनिट थी दैट वाज स्क्रीन्स यूज होती थी टू रिमूव लार्ज फ्लोटिंग बॉडीज। इसमें हमने देखा था कि जो पर्टिकुलर स्क्रीन्स है आप इनको इंक्लाइन देते थे एट एन एंगल ऑफ 30 to 60 डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन, ताकि जो एरिया हो फॉर द स्क्रीनिंग वो इंक्रीज हो जाए, और साथ ही साथ ये रैकिंग मैकेनिज्म दैट इज क्लीनिंग मैकेनिज्म में भी हेल्प कर देता था। स्क्रीनिंग के बाद हम लोगों ने दिया था यहाँ पर दैट वाज एरेशन। अब एरेशन करने के लिए हमारे पास टोटल 4 मेथड थी। द फर्स्ट वन वाज योर कैस्केड एरेशन। कैस्केड एरेशन में मतलब मैं यहाँ पर कुछ इस तरह का एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना देता था और यहाँ से टॉप से पानी नीचे आता था। वहीं इसके अलावा जो दूसरा मेथड था, सेकंड मेथड वाज योर ट्री टावर मेथड। ट्री टावर मेथड में सबसे ऊपर सबसे छोटी ट्रे, फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी ट्रेस दे दी जाती थी, और पानी सबसे पहले ऊपर वाली ट्रे के अंदर आप भर देते थे, फिर वहां से नीचे आता था। कुछ इस तरह से हम लोग देखते थे। फिर वहीं इसके अलावा जो थर्ड मेथड था, थर्ड मेथड फॉर द एडिशन वाज एयर डिफ्यूजन मेथड। एयर डिफ्यूजन मेथड में मैंने देखा था कि एक आप टैंक लोगे और टैंक के अंदर नीचे से एयर डिफ्यूज करोगे। ये जो पर्टिकुलर एयर है ये बबल्स के फॉर्म में ऊपर की तरफ मूव करती थी, और पूरे के पूरे वाटर के अंदर ऑक्सीजन इंक्रीज करती थी। अच्छा, ये अगर एरेशन की बात करूं तो इसका जो इफेक्ट होता था, मेजर इफेक्ट था, दैट इज टू इंक्रीज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। सेकंड इफेक्ट वाज टू रिड्यूस द डिजॉल्व्ड गैसेस। वहीं इसके अलावा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ऑर्गेनिक मैटर कम होता था। ऑर्गेनिक मैटर कम होने के कारण यहाँ पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो कुछ माइक्रोब्स हैं उनकी भी कुछ पॉपुलेशन यहाँ पर कम हो जाती थी। ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है तो मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ कि कलर एंड ऑर्डर भी कम होता है। लेकिन अगर मेजरली यहाँ पर बात किया जाए तो मेजरली ये डिजॉल्व सॉलिड्स को कम करने के लिए यूज किया जाता है। वहीं इसके अलावा थर्ड हमने ट्रीटमेंट यूनिट देखा था, दैट वाज सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में मैंने देखा था कि यहाँ पर आप ग्रेवियोमेट्रिक सेपरेशन करवाते हो, दैट मीन्स जो भी पर्टिकुलर सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनका सेटलमेंट करवाते थे। और सेटलमेंट के लिए जो वेलोसिटी थी उसके लिए फॉर्मूला हमने देखा था G-1 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला था हमने देखा था दैट दिस इज एप्लीकेबल ओनली इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेसर देन 1 एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल इज लेसर देन 0.1 mm। दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज एक्चुअली आल्सो नोन एज ऑन द बेसिस ऑफ स्टोक्स लॉ। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये भी देखा था कि जो सेडिमेंटेशन टैंक है इसमें भी दो तरह के सेडिमेंटेशन टैंक थे। एक था फिक्स्ड टाइप और दूसरा था अपना कंटिन्यूअस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक। फिक्स्ड टाइप के लिए जो डिटेंशन टाइम था वो फिक्स्ड था, दैट इज 24 आवर्स। दैट मींस वॉल्यूम ऑफ द टैंक विल बी इक्वल्स टू द डिस्चार्ज। वेयर एज एक कंटिन्यूअस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें डिटेंशन टाइम की वैल्यू वेरी करती थी बिटवीन 2 to 5 आवर्स। अब देखिए, अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक है तो ये हमारा सेटलिंग जोन है। सिर्फ पहली बात इसमें ये एज्यूम करते थे कि ये पूरे के पूरे इनलेट पे सभी जगह जो कंसंट्रेशन है सॉलिड्स का वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है सभी जगह पे। और हम लोग डिजाइन करते थे एक ऐसे डिजाइन ऐसे पार्टिकल के लिए जो कि टॉप से भी एंटर करेगा तो एग्जिट तक जाते जाते बॉटम तक पहुंच जाएगा। दैट मींस बॉटम तक पहुंचने का मतलब हम लोग बोल देते थे दैट द पार्टिकल्स आर रिमूव्ड। ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है इसके पास टोटल दो तरह की वेलोसिटीज होती थी। एक तो ये पानी के साथ हॉरिजॉन्टली फ्लो करता था विद द वेलोसिटी ऑफ वीएफ, और नीचे डाउनवर्ड मूव करता था विद द वेलोसिटी ऑफ वीएस। वीएस का इक्वेशन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया है कि अलग अलग पार्टिकल्स के लिए वीएस की वैल्यू अलग अलग होती थी। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए डायमेंशन आप लिख देते हो एल, इस डायमेंशन को मैं बी लिख देता हूँ और ये डायमेंशन को अगर मैं एच लिख देता हूँ, देन द वॉल्यूम ऑफ टैंक विल बी इक्वल्स टू एल बी एच, वेयर एज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो vf is known as distance upon time, and distance traveled in the tank is L upon time is nothing but that is TD. TD is nothing but that is the detention time. Similarly, Vs can also be written as क्योंकि h distance travel कर रहा है हमारा
जो डिज़ाइन पार्टिकल है वो, और कितने टाइम में, तो टीडी टाइम में, और इसी पर्टिकुलर सेटलिंग वेलोसिटी को क्या बोलते थे हम लोग, एज़ द सरफेस ओवरफ्लो रेट। वहीं इसके अलावा एक और फॉर्मूला देखा था, टीडी इज़ इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज। वॉल्यूम की यूनिट होती थी मीटर क्यूब और इसकी यूनिट होती थी मीटर क्यूब पर सेकंड, तो डिटेंशन टाइम की वैल्यू मिल जाएगी इन सेकंड्स। यूनिट्स कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर आपको गिवन जो भी यूनिट होगी उसमें मिल जाएगा। वहीं इसके अलावा एक और फॉर्मूला था, दैट द डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया इनटू वेलोसिटी। सरफेस एरिया में यहाँ पर ले सकता था, अगर ऊपर से देख रहा हूँ तो एल इंटू बी लिया जाएगा, बट तब वहां पर जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी वी एस हो जाएगी। वेयर एज अगर आप हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए देख रहे हो तो बी इंटू एच हमारा एरिया ऑफ फ्लो हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी हो जाएगी वीएफ। ये कुछ फॉर्मूलेस देखे थे। वहीं इसके अलावा एफिशिएंसी फॉर द रिमूवल मैंने देखा था कि अगर मान लीजिए गिवन पार्टिकल है विच इज बिगर देन द डिजाइन पार्टिकल के लिए कैपिटल डी यूज करा है, वेयर एज गिवन पार्टिकल के लिए स्मॉल डी यूज करा है, तो वहां पर एफिशिएंसी ऑफ रिमूवल 100% होगा। लेकिन अगर मान लीजिए स्मॉल डी की वैल्यू कैपिटल डी से छोटी है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता था स्मॉल वी एस अपॉन कैपिटल वी एस, और इट इज ऑल्सो रिटन एज इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग ये अज्यूम करते थे कि जो भी पर्टिकुलर पार्टिकल है एक पर्टिकुलर डेप्थ से ही एंटर करेगा वही रिमूव होगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना, स्मॉल वी एस इज नथिंग बट दैट इज द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल डी साइज, वेयर एज कैपिटल वी एस इज नथिंग बट दैट इज द सेटलिंग वेलोसिटी फॉर द डिजाइन पार्टिकल। तो ये था ओवरऑल अबाउट द सेडिमेंटेशन टैंक। इसके अलावा फिर हमने देखा था अबाउट द कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन में मैं देखा था कि कुछ अलग अलग तरह की यूनिट्स होती थी। टोटल 4 यूनिट्स होती थी। पहली थी हमारी फीडिंग डिवाइस। फीडिंग डिवाइस में मैंने चेक करा था कि टोटल 2 तरह के फीडिंग डिवाइस होते हैं। जो वेट फीडिंग डिवाइस है उसमें आप सॉल्यूशन के फॉर्म में वहां पर कोएगुलेंट ऐड करते थे, और वेट फीडिंग डिवाइस की बात करें तो ये कॉस्टली जरूर होता था, लेकिन यहाँ पर जो कंट्रोल होता था ऑन द एडिशन ऑफ द कोएगुलेंट वो काफी अच्छा होता था, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता था फॉर द लार्ज स्केल ट्रीटमेंट। वहीं इसके अलावा जो सेकंड मेथड था, सेकंड यूनिट थी, दैट वाज अ मिक्सिंग डिवाइस। एंड मिक्सिंग डिवाइस में भी मैंने देखा था कि टोटल 2 तरह के यहाँ पर यूनिट्स लगाए जा सकते हैं। द फर्स्ट वन वाज द मिक्सिंग बेसिन। मिक्सिंग बेसिन मतलब जिसमें आप लोग बैफल्स देते थे बैरियर्स के तौर पे। ये भी होते थे टोटल 2 तरह के। पहला होता था हॉरिजॉन्टल बैफल। हॉरिजॉन्टल बैफल अगर पानी हॉरिजॉन्टली अपनी डायरेक्शन चेंज करता हो, दैट मींस दैट इज आल्सो नोन एज राउंड एंड एंड बैफल। राउंड एंड एंड बैफल, वेयर एज द सेकंड वन वर द वर्टिकल बैफल। वर्टिकल बैफल्स का नाम हो जाता था एज ओवर एंड बॉटम बैफल्स। वेयर एज मिक्सिंग बेसिन के अलावा यहाँ पर आप देते थे एक फ्लैश मिक्सर भी। फ्लैश मिक्सर की बात करें तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं दैट द इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग इज डिफाइंड in terms of capital G, which is nothing but that is the difference in velocities of the two particles upon distance between those two particles. Whereas हमने ये भी देखा था कि जो intensity of mixing है that is directly proportional to the power. Hence यहाँ पर हमने देखा था that the G is given as under root of P by mu V। ये फॉर्मूला यहाँ पर याद करा था और इस पे बेस्ड 2 बार 3 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया था हमारे लिए। यहाँ पर जो P था दैट इज पावर। पावर की वैल्यू वाट में लिखी जाती है, जबकि दिस इज डायनामिक विस्कोसिटी म्यू, वेयर एज V इज नथिंग बट दैट इज द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। वहीं इसके अलावा जो थर्ड यूनिट थी दैट वाज द फ्लोकुलेशन टैंक। मिक्सिंग के बाद जेल बन गया होगा, लेकिन जेल के बाद हम लोगों को यहाँ पर ग्रुप बनवाने हैं। ग्रुप बनवाने के लिए हम लोग देखते थे कि एक ऐसा टैंक देते थे जिसमें आप अलोंग द लेंथ इस तरह से अलग-अलग तरह के यहाँ पर मिक्सर्स प्रोवाइड करते थे। अगर मिक्सर्स की मैं चेक करूँ तो G1, G2, G3 अगर ये 3 अलग-अलग यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग है तो सबसे ज़्यादा रखा जाता था फर्स्ट वाले का, और सबसे कम रखा जाता था इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द थर्ड वन, और इसी को हम लोग क्या बोल देते थे एज द टैपर्ड फ्लोकुलेशन। टैपर्ड फ्लोकुलेशन क्यों करवाते थे? ताकि जो बड़े-बड़े ग्रुप बन गए हैं वो कम टूटे, और कम टूटने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ मिक्सिंग कम करनी पड़ती थी। वहीं इसके अलावा फोर्थ जो था दैट वाज सेडिमेंटेशन टैंक। आपने जो ग्रुप्स बनवा दी है उनका यहाँ पर आप सेडिमेंटेशन करवाते थे, बट ये जो पर्टिकुलर सेडिमेंटेशन टैंक है इसमें जो यहाँ पर सेटलिंग होती थी दैट वाज फ्लोकुलेंट सेटलिंग। फ्लोकुलेंट सेटलिंग को ही हम लोग क्या बोल देते थे एज द टाइप
टू सेटलिंग, वेयर एज़ जो हमने इसके पहले सेडिमेंटेशन टैंक पढ़ा था, नॉर्मल या जो नॉर्मल हम लोगों ने अभी प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक पढ़ा, उसमें टाइप 1 सेटलिंग होती थी एंड दैट इज़ आल्सो नोन एज़ डिस्क्रीट सेटलिंग, जिसमें ये अज़्यूम करते थे कि जो पार्टिकल्स है वो इंडिविजुअली सेटल कर रहे हैं। सो यहाँ पर अब इसके बाद ये भी देखा दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कोएगुलेंट्स दैट वी यूज़। फर्स्ट टाइप ऑफ कोएगुलेंट जो था दैट वाज़ एलम। एलम की अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, जो याद रखने वाली बात थी दैट वाज़ ओनली अबाउट द इक्वेशन एंड द इक्वेशन वाज़ एलम के साथ यहाँ पर बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी कंबाइन होती थी एंड दैट वाज़ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये यहाँ पर कंबाइन होता था और जेल के फॉर्म में फॉर्म करता था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। साथ में यहाँ पर फॉर्म होता था कैल्शियम सल्फेट और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में कुछ पानी है, पानी को मैं यहाँ पर अलग करके नहीं दिखा रहा हूँ। ये बात ध्यान रखना, दिस इज रिक्वायर्ड। और अगर यहाँ पर बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी चाहिए तो इसका मतलब जो पीएच की वैल्यू है दैट इज बिटवीन 6 to 8.5 दैट इज रिक्वायर्ड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहाँ पर रिलीज हो रहा है दैट मीन्स एसिडिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, प्लस साथ ही साथ यहाँ पर जेल की वैल्यू याद रखेंगे। और मैंने यहाँ पर देखा था दैट 1 kg ऑफ अगर एलएम आपने यूज करा है तो जो जेल बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.234 kg ऑफ जेल बन जाता था। सिमिलरली यहाँ पर कैलकुलेशंस आप कैल्शियम सल्फेट के लिए भी कर सकते थे और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी कर सकते थे। फिर हमने यहाँ पर ये भी देखा था कि हार्डनेस इंक्रीज हो जाती थी ड्यू टू द एलम। सो ये कुछ इम्पैक्ट से कुछ इफेक्ट से हमारे एलम की। वहीं इसके अलावा जो सेकंड टाइप ऑफ कोएगुलेंट यूज करते थे दैट इज योर कॉपर रैस। तो सेकंड इज कॉपर रैस। कॉपर रैस में ये ध्यान रखना कि ये कॉपर का कंपाउंड नहीं होता है बल्कि ये एक आयरन का सॉल्ट होता है। ये जो पर्टिकुलर आयरन का सॉल्ट है ये लाइम के साथ दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होता था और फेरिक हाइड्रोक्साइड नाम का जेल फॉर्म कर देता था। वहीं साथ में कैल्शियम सल्फेट प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ कॉपर रैस 1 मोल ऑफ जेल यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। अच्छा सॉरी, ये फेरिक होगा मतलब OH थराइज होना चाहिए। वहीं इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर कॉपरस है ये अगर पीएच की वैल्यू 8.5 से ज्यादा है सिर्फ तभी काम करता है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे अगर तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट के तौर पे हार्डनेस इंक्रीज कर देता था। क्योंकि इसके लिए जो पीएच रेंज बहुत कम है इसीलिए हम लोग इसी की जगह कई बार यूज कर लेते थे एज क्लोरीनेटेड कॉपर एस। अब क्लोरीनेटेड कॉपर एस क्या होता है, तो हम लोग अगर ये कॉपर एस को यूज करने के पहले ही इसमें क्लोरीन ऐड कर देंगे तो यहाँ पर बनेगा एक फेरिक सल्फेट और साथ में बनेगा फेरिक क्लोराइड। ये दोनों के दोनों ही लाइम के साथ कंबाइन करते हैं और ये दोनों के लिए ही जो लाइम के साथ कंबाइन करने के लिए पीएच रेंज रिक्वायर्ड है वो अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर चेक करूं फेरिक क्लोराइड के लिए तो दैट इज इन बिटवीन 3.5 to 6.5 एंड ग्रेटर देन 8.5। वेयर एज अगर फेरिक सल्फेट की चेक करता हूं तो दैट इज 4 to 7 एंड ग्रेटर देन 9। और फाइनली यहाँ पर बन जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड के तौर पे जेल और साथ में बनेगा कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पीएच रेंज है वो थोड़ी सी वाइड होती थी। वाइड पीएच रेंज होने के कारण इनको प्रेफर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात ध्यान देना है कि ये भी देता था आपको हार्डनेस। वहीं इसके अलावा जो फोर्थ मेथड वाज द यूज ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट Na2Al2O4। ये पानी के अंदर प्रेजेंट चाहे वो बाइकार्बोनेट हो, चाहे वो लाइम हो या कोई भी और दूसरी स्पीसीज हो, उसके साथ कंबाइन होता था और फॉर्म करता था कैल्शियम एल्यूमिनेट और साथ में फॉर्म कर देता था सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम क्लोराइड। ये जो पर्टिकुलर कैल्शियम एल्यूमिनेट दिख रहा है दिस इज द जेल फॉर्म्ड, बट ये काफी ज्यादा कॉस्टलियर होता है इसलिए इसको ज्यादा प्रेफर नहीं की करते। लेकिन जो पीएच रेंज है वो परफेक्ट है दैट इज बिटवीन 6 to 8.5। ये आप प्रेफर करते हो फॉर द बॉयलर फीड वाटर ओनली। सो ये थे हमारे अलग अलग तरह के कोएगुलेंट्स। फिर हमने ये भी देखा था कि भाई कोएगुलेंट का जो कंसंट्रेशन है दैट इज डिटरमाइंड यूजिंग जार टेस्ट, जिसके लिए हम लोग अलग अलग इस तरह के जार लेते हैं और हर एक पर्टिकुलर जार में एक पर्टिकुलर मिक्सिंग इंटेंसिटी हम लोग देते हैं। मिक्सिंग इंटेंसिटी देने के लिए एक पर्टिकुलर इस तरह का स्टिरर रहता है और हर पर्टिकुलर जार के अंदर अलग अलग अमाउंट ऑफ कोएगुलेंट ऐड करके चेक किया जाता है अबाउट द सेटलिंग प्रॉपर्टीज। तो जिसमें भी सेटलिंग प्रॉपर्टी अच्छे से अच्छी होगी हम लोग मान लेंगे कि भैया उसके अंदर ही सबसे
बेस्ट और सबसे ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ कोएगुलेंट ऐड किया गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेरी ट्रीटमेंट यूनिट थी दैट वाज द फिल्टर्स। तो फिल्ट्रेशन हम लोग कैसे करते थे उसके लिए हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि सर आप रैपिड सैंड फिल्टर या फिर स्लो सैंड फिल्टर यूज करते थे, लेकिन व्हाट आर द पॉइंट्स ड्यू टू विच द प्यूरिफिकेशन टेक प्लेस, दैट आर नोन एज द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। और थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन में टोटल 4 पॉइंट्स देखे थे हमने। पहला था दैट वाज सेडिमेंटेशन, मतलब पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन कर जाए अंडर द ग्रेविटी। दूसरा था दैट वाज मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, कि जो बड़े पार्टिकल्स है वो वॉइड्स की साइज छोटी होने के कारण सैंड में से पास ना कर पाए। तीसरा था दैट वाज इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस, दैट मींस कि जो यहाँ पर इम्प्योरिटीज है वो इम्प्योरिटीज के ऊपर कुछ अपोजिट चार्ज है और वो सैंड ग्रेन से जाकर अट्रैक्ट होकर चिपक जाए। वहीं चौथा था दैट वाज बायोलॉजिकल चेंजेस, जिसमें हमने देखा था कि एल्गी जो है वो नाइट्रोजन फास्फोरस को कंज्यूम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके ऑक्सीजन देती है। वही ऑक्सीजन यहाँ पर यूज कर लेगा हेट्रोट्रोप्स फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमने देखा था कि बायोलॉजिकल चेंजेस जो एक पर्टिकुलर लेयर में होते हैं, उस पर्टिकुलर लेयर का नाम क्या था, तो दैट वाज स्मूथ स्टैक एंड दैट इज मोर डोमिनेंट इन स्लो सैंड फिल्टर। वहीं इसके अलावा हमने देखा ग्रेविटी, सॉरी, था कि जो ग्रेविटी फिल्टर्स है वो टोटल 2 तरह के होते हैं। जैसे कि सबसे पहले स्लो सैंड फिल्टर की अगर मैं बात कर दूँ, तो स्लो सैंड फिल्टर का एक पर्टिकुलर फिल्टर का जो साइज़ होता था दैट इज़ अराउंड 100 टू 2000 मीटर स्क्वायर। व्हेयर एज़ जो सैंड पार्टिकल्स थे, इसमें सैंड पार्टिकल्स थोड़े छोटे-छोटे होंगे ताकि वॉइड्स छोटे होंगे। और अगर मैं इफेक्टिव साइज़ की बात करता हूँ, तो इफेक्टिव साइज़ वेरीज़ बिटवीन 0.2 टू 0.35 जो कि सीयू की वैल्यू अगर मैं चेक करता हूँ तो सीयू की वैल्यू होती है अराउंड 1.8 टू 2.5 के बीच में। वहीं इसके अलावा थिकनेस की बात करता हूँ सैंड बेड की, तो सैंड बेड की टोटल थिकनेस होती है अराउंड 90 टू 1110 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा जो क्लीनिंग की जाती है वो 1 से 3 महीने की फ्रीक्वेंसी पे आप क्लीनिंग करते हो और करीब-करीब 15 टू 30 का टॉप लेयर आप यहाँ पर स्क्रैच आउट कर देते हो। यहाँ जब भी आप क्लीनिंग करते हो तो आपको करीब-करीब 36 से 48 घंटे के लिए आपको मैच्योरेशन के लिए टाइम देना पड़ता है। मैच्योरेशन का टाइम मतलब होता था कि बायोलॉजिकल फ़िल्म यहाँ पर वापस से बन जाए। एसएसएफ में एक और बात ये ध्यान रखने वाली होती है कि ये जो पर्टिकुलर एसएसएफ है ये कभी भी लोड नहीं किया जाता विद अ पॉइजनस वाटर, क्योंकि ये बायोलॉजिकल लेयर को डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए अगर आपने कोएगुलेशन फ्लोकुलेशन किया है तो कोएगुलेशन फ्लोकुलेशन के बाद वाले पानी को आप एसएसएफ में नहीं भेजते हो। वहीं अगर मैं आरएसएफ की बात करता हूं तो आरएसएफ दैट इज रैपिड सैंड फिल्टर, इसमें क्योंकि आप बहुत तेजी से फिल्ट्रेशन कर रहे हो, डिस्टरबेंस ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए छोटे साइज़ के फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं। वहीं इसके अलावा जो डायामीटर ऑफ द पार्टिकल है दैट इज़ आल्सो मोर एंड दैट वेरीज़ बिटवीन 0.35 टू 0.55 जो सीयू की वैल्यू है दैट इज़ अराउंड 1.2 टू 1.7, एज़ जो पुअरली ग्रेडेड होता है उसके अंदर वॉइड्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर मैं थिकनेस की बात करता हूँ टोटल सैंड बेड की, तो वो भी छोटी रखी जाती है क्योंकि पानी जल्दी पास करवाना है। तो ये भी यहाँ पर याद रख लेंगे कि 60 से 75 सेंटीमीटर तक का टोटल थिकनेस होती है। यहाँ पर जो पर्टिकुलर नीचे ग्रेवल्स का बेड दिया जाता है, ग्रेवल बेड का काम 2 यहाँ पर फंक्शन होते हैं। पहला होता है टू सपोर्ट द सैंड, व्हेयर एज़ जो दूसरा यहाँ पर काम होता है ग्रेवल बेड का दैट इज़ टू मेक और डिस्ट्रीब्यूट द फ्लो ड्यूरिंग बैक वॉशिंग वाटर। ठीक, तो यहाँ पर 2 काम होते हैं हमारे ग्रेवल बेड के, जबकि इधर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही फंक्शन होता है ऑफ द ग्रेवल बेड दैट इज़ टू सपोर्ट द अबोव सैंड बेड। इसके अलावा जी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि आरएसएफ में जो यहाँ पर क्लीनिंग की जाती है दैट इज़ बाय बैकवॉशिंग, और बैकवॉशिंग के लिए आप करीब-करीब 3 से 5% का फ़िल्टर्ड वाटर आप स्टोर करके रखते हो। जबकि बैकवॉशिंग के लिए करीब-करीब आपको 30 मिनट पर डे आपको यहाँ पर रिज़र्व रखना चाहिए। इसका मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ बैकवॉशिंग इज़ 1 डे, मतलब आप रोज-रोज यहाँ पर बैकवॉशिंग करते हो इन द आरएसएफ। इसी के अलावा जो हम लोग यहाँ पर बैकवॉशिंग करते हैं उसमें ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग बैकवॉशिंग जो फ्लो होता है दैट इज़ इन ट्रांज़िशन और इन टर्बुलेंस।
ट्रांजिशन या फिर टर्बुलेंट फ्लो होता है ड्यूरिंग बैकवॉशिंग, जबकि फिल्ट्रेशन के दौरान जो फ्लो होता है दैट इज लैमिनार फ्लो। ठीक है। वहीं इसके अलावा जो नीचे अंडर ड्रेनेज दिया जाता था उसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो परफोरेशंस है, टोटल परफोरेशंस का एरिया रखा जाता है अराउंड 0.2% ऑफ टोटल फिल्टर एरिया। टोटल फिल्टर एरिया का 0.2% आप परफोरेशंस प्रोवाइड करते हैं। वेयर एज जो भी लैटरल्स आप देते हो, लैटरल अंडर ड्रेनेज जो पाइप्स होती हैं, इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया अराउंड 2 to 4 times ऑफ द एरिया ऑफ परफोरेशंस होता है। वहीं इनकी जो लैटरल्स की साइज है दैट इज अराउंड 13 mm या फिर 6 mm का आप डायमीटर यूज करते हो। इसी के अलावा जो आप सेंट्रल मैनिफोल्ड देते हो, सेंट्रल मैनिफोल्ड का जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ दैट लैटरल एरियाज। ठीक है। वहीं एक और स्पेसिफिकेशन है फॉर द अंडर ड्रेनेज दैट इज अबाउट द ईच लेटरल लेंथ ऑफ ईच लेटरल टू द डायामीटर ऑफ लेटरल टू द डायामीटर ऑफ लेटरल। ये रेशियो कभी भी 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी के अलावा आरएसएफ में अगर बात करता हूँ तो बैकवॉशिंग के दौरान कुछ हेड लॉस होता है। सो वो हेड लॉस किस तरह से निकालते हैं उसके लिए भी हमने फॉर्मूला भी देखा था दैट हेड लॉस ड्यूरिंग बैकवॉशिंग इज गिवन एज डी इंटू वन माइनस ईटा इंटू जी माइनस वन। बट ये तो अगर अनएक्सपेंडेड कंडीशन है तब की बात है। एक्सपेंडेड कंडीशन होगी तो ऑफकोर्स डेप्थ ऑफ सैंडबेड कुछ बढ़ जाएगा और ईटा की वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। सो फॉर्मूला थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा आपका, कुछ इस तरह का बन जाएगा फॉर द हेड लॉस ड्यूरिंग बैकवॉशिंग, चाहे एक्सपेंडेड कंडीशन हो, चाहे अनएक्सपेंडेड कंडीशन हो, हर बार यही रहेगा। तो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला ये भी देखते थे दैट द एक्सपेंडेड कंडीशन पोरोसिटी इज गिवन एज बैकवॉशिंग वेलोसिटी अपॉन सेटलिंग वेलोसिटी रेज़्ड टू पावर 0.22। यहाँ जो सेटलिंग वेलोसिटी ली जाती है बैकवॉशिंग के दौरान, क्योंकि फ्लो ट्रांजिशन में होता है इसीलिए यहाँ पर आप स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला यूज नहीं करते हो, बल्कि यहाँ यूज किया जाता है जनरल फॉर्मूला दैट इज 4/3 जी डी इंटू जी माइनस वन अपॉन सी डी, वेयर सी डी इज नथिंग बट दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। Whereas जो बैकवॉशिंग की वेलोसिटी है दैट इज टेकन एज द रेट ऑफ बैकवॉशिंग अपॉन द एरिया ऑफ योर फिल्टर। सेटिंग वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो देखिए ये सारा था पार्ट अबाउट योर आरएसएफ एंड एसएसएफ। इसके अलावा हमने देखे थे कुछ ऑपरेशनल ट्रबल्स दैट आर फाउंड इन द फिल्टर्स। पहली ट्रबल देखी थी दैट वाज मड बॉल फॉर्मेशन। ये मड बॉल फॉर्मेशन मतलब होता था डर्ट पार्टिकल्स अपने आप को एक्यूमुलेट कर लेते थे और फिल्टर के एरिया को धीरे धीरे कम कर देते थे। इसको रेक्टिफाई करने का तरीका ये होता था कि हम लोग प्रॉपरली यहाँ पर रैकिंग मैकेनिज्म यूज करके क्लीनिंग करते जाए और साथ ही साथ यहाँ पर मैं कॉस्टिक सोडा से भी जो अपना फिल्टर है उसको धोकर फिल्टर को साफ रख सकता था। हेड लॉस की वैल्यू को यहाँ पर चेक किया जाता था ताकि कम से कम हेड लॉस यहाँ पर मेंटेन किया जा सके। कॉस्टिक सोडा के अलावा सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज किया जा सकता है। जो सेकंड ट्रबल यहाँ पर देखने को मिलती थी दैट वाज द क्रैकिंग और क्लॉगिंग ऑफ द फिल्टर। क्रैकिंग ऑफ फिल्टर भी अगेन यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है, क्योंकि फिल्टर में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ गया तो पार्टिकल्स अपने आपस आपस में ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और बीच में क्रैक डेवलप हो सकता है। इसके कारण जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी की वैल्यू कम हो जाएगी और इसी को रोकने के लिए सेम वही मेथड्स यूज किए जाते हैं जो मेथड्स आपने मड बॉल फॉर्मेशन में देखे हैं। इसी के अलावा एयर बाइंडिंग भी एक ट्रबल होती है। एयर बाइंडिंग मतलब गैसेस नीचे एक्यूमुलेट हो जाएगी और वो गैसेस एक वैक्यूम जैसा क्रिएट कर देती है जो कि हमारे फ्लो एरिया को कम कर देती है और एफिशिएंसी को भी रिड्यूस कर देती है। एयर बाइंडिंग को रोकने के लिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो गैसेस बन रही हैं, गैसेस को हम लोग कम कर दें और उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है उसको कम कर देंगे। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को कम करने के लिए तरीका ये था कि आप एल्गी को कम कर दो और एल्गी कम करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर कॉपर सल्फेट ऐड कर दोगे। तो कॉपर सल्फेट एडिशन इज द मेजर रेक्टिफिकेशन फॉर द एयर बाइंडिंग। वेयर एज इसके अलावा यहाँ पर जेटिंग ऑफ सैंड भी हो सकता है। जेटिंग मतलब क्या होता है कि बैकवॉशिंग के दौरान सैंड जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाए। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर ग्रेडेशन कर देंगे। इसके अलावा एक और यहाँ पर
जो ट्रबल आती है दैट इज़ द सैंड लीकेज कि अगर फ़िल्ट्रेशन के दौरान ही ग्रेवल बेड से सैंड नीचे पास कर जाएगी तो उसको हम लोग बोल देते थे एज़ द सैंड लीकेज। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि हम लोग प्रॉपर ग्रेडेशन ऑफ ग्रेवल लेयर कर दें ताकि सैंड वहाँ से पास ना कर पाए। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट द फ़िल्टर्स। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट यूनिट देखी थी दैट वाज़ अबाउट डिसइन्फेक्शन। तो अच्छा, डिसइन्फेक्शन के पहले यहाँ पे वाटर सॉफ्टनिंग भी देखी थी, तो वाटर सॉफ्टनिंग के बारे में सीख लेते हैं। वाटर सॉफ्टनिंग करने के लिए पहला मेथड था सिंपल बॉइलिंग, लेकिन बॉइलिंग में हमने देखा था कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता है, जबकि बॉइलिंग करने पे कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट हो जाता है अपॉन बॉइलिंग। ठीक है, तो बॉइलिंग तो हम लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, जबकि यहाँ पर जो सेकंड मेथड था दैट वाज लाइम सोडा प्रोसेस। और लाइम सोडा प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैं एडिशन ऑफ लाइम की बात कर रहा हूँ। एडिशन ऑफ लाइम का क्या इफ़ेक्ट होता था? तो हमने देखा था सबसे पहला कि जो लाइम है, लाइम पानी के पीएच की वैल्यू बढ़ा देता है और अगर पीएच की वैल्यू 9 से ज़्यादा हो जाए, सॉरी 9.5 से ज़्यादा हो जाए, तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट होने लगता है और अगर पीएच की वैल्यू 11 से ज़्यादा हो जाए, तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का प्रेसिपिटेट होने लगता है। वहीं इसके अलावा अगर पानी के अंदर प्रेज़ेंट है कैल्शियम कार्बोनेट या फिर अगर प्रेज़ेंट है मैग्नीशियम कार्बोनेट या प्रेजेंट है कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, तो ये तीनों के तीनों को ही एक एक मोल ऑफ लाइम लगता है और ये प्रेसिपिटेट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में बनाते हैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। इन सभी का यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा और रिमूवल हो जाता है अगर पीएच की वैल्यू हाई हो तो। वहीं इसके अलावा अगर मैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की बात करता हूँ, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को 2 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगते हैं टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेशन। वहीं इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो लाइम एडिशन है वो मैग्नीशियम की जो परमानेंट हार्डनेस दैट इज क्लोराइड या फिर सल्फेट या फिर नाइट्रेट के साथ कंबाइन करता है ये लाइम और फॉर्म कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम दैट इज क्लोराइड सल्फेट या फिर नाइट्रेट अलोंग विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो पर्टिकुलर हमारे यहाँ पर प्रोसेसेस थे वो लाइम के कारण थे, बट हमने ये भी देखा था यहाँ पर कि अगर मान लीजिए पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो वो लाइम के साथ कंबाइन करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसीलिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है तो फिर वहां पर मैं CO2 को भी पहले रिमूव करता था। तो CO2 शुड बी रिमूव्ड बिफोर दिस लाइम सोडा प्रोसेस। वहीं इसके अलावा फिर हमने यहाँ पर एडिशन किया था सोडा का और सोडा क्या करता था Na2CO3। ये पानी के अंदर प्रेजेंट जितनी भी कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस है दैट इज क्लोराइड हो या फिर नाइट्रेट हो या फिर सल्फेट हो, इनके साथ कंबाइन करता था और फिर फॉर्म कर देता था कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट और साथ में फॉर्म करेगा सोडियम क्लोराइड या फिर नाइट्रेट या फिर सल्फेट। लेकिन फिर हमने देखा था एट द एंड अराउंड कुछ रेसिडुअल यहाँ पर स्पीसीज बच जाती है अराउंड 40 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन और 10 मिलीग्राम पर लीटर का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन बाकी रह जाता है, इज स्टिल रिमेनिंग। और ये फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाकर प्रेसिपिटेट होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं टू अवॉइड प्रेसिपिटेशन ऑफ रेसिडुअल, हम लोग क्या करते थे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देते थे। कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने के कारण क्या होता था पीएच की वैल्यू फॉल डाउन कर जाती थी और फिर प्रेसिपिटेशन भी रुक जाता था। सो यही जो पर्टिकुलर प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड के एडिशन का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे एज द रीकार्बोनेशन। वहीं इसके अलावा जो हमारे पास अगला मेथड था दिस वाज ऑल अबाउट द लाइम सोडा प्रोसेस। द मेथड हम लोगों ने जो देखा था फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस दैट वाज द यूज ऑफ जियोलाइट। जियोलाइट क्या होते थे? तो जियोलाइट सिंपल हमारे पोरस बेड होते थे जो कि सोडियम के नेचुरली सोडियम के होते थे, साथ में सिलिका SiO2 और वाई टाइम्स
एल्यूमीनियम ऑक्साइड, साथ में कुछ Z टाइम्स वाटर। इसके पोरस बेड्स होते थे और अगर हम लोग इसी को लिखना चाहें तो इसको लिखते थे हम लोग एज़ Na2Z। सोडियम के ज़ियोलाइट बेड्स में से जब भी मैं कैल्शियम और मैग्नीशियम वाला हार्ड वाटर अगर पास करता था, तो ये क्या कर देता था, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के ज़ियोलाइट्स बना देता था। ठीक है? और ये जो पर्टिकुलर ऐसे ज़ियोलाइट्स हैं इनको हम लोग क्या बोल देते थे एज़ द एग्ज़ॉस्टेड ज़ियोलाइट्स, क्योंकि ये पर्टिकुलर ज़ियोलाइट्स और ज़्यादा हार्डनेस रिमूव नहीं कर सकते हैं। बट इन्हीं का अगर मैं रीजनरेशन करवाना चाहता हूँ तो रीजनरेशन करवाने के लिए 5% ब्राइन सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता था। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता था NaCl, जिसके कारण यहाँ पर सोडियम का ज़ियोलाइट वापस से बन जाता था और कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स बनते थे। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि रीजनरेशन का प्रोसेस अलग करवाते थे आप लोग और ये ट्रीटमेंट का प्रोसेस अलग चलता था। फिर यहाँ पर हमने देखा था कि अगर मान लीजिए आयरन और मैंगनीज़ के कंपाउंड्स है और वो सोडियम ज़ियोलाइट के साथ कंबाइन करेंगी, तो आयरन मैंगनीज़ के ज़ियोलाइट्स बना देते हैं। ये वापस से रीजनरेट नहीं हो पाते, इसीलिए इनको बोल दिया जाता था एज़ द परमानेंटली एग्ज़ॉस्टेड ज़ियोलाइट्स। और हम लोग इसलिए कोशिश करते थे कि ज़ियोलाइट बेड्स का अगर यूज़ कर रहे हो, तो फिर वहाँ पर आयरन मैंगनीज़ प्रेज़ेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो 4th मेथड था दैट वाज़ आयन एक्सचेंज प्रोसेस। और आयन एक्सचेंज प्रोसेस में क्या करते थे हम लोग यहाँ पर कुछ H2R नाम के सिंथेटिक रेज़िन्स का यूज़ करते थे टू रिमूव द कैल्शियम मैग्नीशियम हार्डनेस। तो हार्डनेस के तौर पे चाहे कार्बोनेट हो, चाहे बाइकार्बोनेट हो, चाहे क्लोराइड हो, चाहे सल्फेट हो, चाहे नाइट्रेट हो, ये सभी के सभी कन्वर्ट हो जाते थे और फॉर्म करते थे कैल्शियम और मैग्नीशियम का रेज़िन्स और साथ में कुछ एसिड्स। ये जो पर्टिकुलर रेज़िन्स है, ये रेज़िन्स को हम लोग बोल सकते थे एज़ द एग्ज़ॉस्टेड रेज़िन्स। और एग्ज़ॉस्टेड रेज़िन्स का यहाँ पर रीजनरेशन करवाने के लिए हम लोग सिमिलरली HCl सॉल्यूशन पास करते थे और ये वापस से H2R बन जाता था। लेकिन यहाँ पर अगेन ध्यान रखेंगे कि जो रीजनरेशन का प्रोसेस है वो अलग होता था और ट्रीटमेंट का प्रोसेस अलग चलवाया जाता है। यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखना है कि जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस है, ये ज़ीरो हार्डनेस प्रोड्यूस करता है। वैसे तो ज़ियोलाइट प्रोसेस भी ज़ीरो हार्डनेस दे सकता है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी, उसके लिए जो कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट योर वाटर सॉफ्टनिंग। चलिए देखते हैं यहाँ पर लास्ट प्रोसेस जो था दैट वाज़ डिसइन्फेक्शन। डिसइन्फेक्शन में मैं देखा था बहुत सारे अलग-अलग प्रोसेसेस यहाँ पर आप लोग अपना सकते थे। फिज़िकल में काउंट करेंगे तो फिज़िकल में काउंट हो सकता था बा बॉयलिंग और यूवी मेथड, लेकिन दोनों को ही हम लोग प्रेफ़र नहीं करते थे। वहीं इसके अलावा केमिकल में काउंट किया जा सकता था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे एसिड्स को यूज़ करते थे, मेटल्स में यूज़ करा जाता था सिल्वर या कॉपर या इवन गोल्ड को भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इन तीनों को ही प्रेफ़र हम लोग लार्ज स्केल के लिए नहीं करते हैं। वहीं इसके अलावा KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट को यूज़ किया जाता है जो कि पिंक कलर का पाउडर होता है इन द विलेजेस फॉर द वेल वाटर। कुएँ के पानी के ट्रीटमेंट के लिए KMnO4 को यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लार्ज स्केल ट्रीटमेंट की बात करता हूँ, तो लार्ज स्केल ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्लोरीनेशन ही प्रेफ़र करते हैं। क्लोरीनेशन अगर करना है तो पक्की बात है यहाँ पर अगर डायरेक्ट एप्लीकेशन मैं कर रहा हूँ क्लोरीन का, तो ये क्लोरीन वाटर के साथ जैसे ही कंबाइन होगा ये फॉर्म करता था HOCl। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और HOCl फर्दर डिसोशिएट होता था H+ और OCl- में। बट इनमें से अगर देखें तो HOCl, OCl- दैट इज हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोरस एसिड और क्लोरीन, ये तीनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं और इन तीनों को कंबाइनली बुलाया जाता है एज अ फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन। जबकि ये तीनों के लिए जो रिएक्शंस हैं इनके लिए पीएच रेंज है, फेवरेबल पीएच रेंज इज ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर देन 8 और लेस देन 7। तो यहाँ पर देखा हमने कि HOCl, अगर मैं बात करता हूँ इन तीनों में से, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HOCl होता था और 5 से 7 के बीच में आप पीएच को रखने की कोशिश करते थे। इसी के अलावा अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ, तो जहाँ पे भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए, तो ये क्लोरीन फ्रीज़ हो जाता था और अगर 92 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए, तो जो भी सिलिंडर्स थे वो जलना शुरू हो जाते थे, जिसमें भी आपने क्लोरीन को स्टोर किया है। वहीं इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेथड था फॉर द एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन दैट इज़ द यूज़ ऑफ क्लोरोअमीन्स।
क्लोरोमीन्स बनाने के लिए हम लोग पानी के अंदर क्लोरीन ऐड करने के पहले ही अमोनिया ऐड कर देंगे और ये अमोनिया क्या करेगा, पानी के अंदर क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा और फिर फॉर्म कर देता है NH2Cl। NH2Cl इज़ नोन एज़ मोनोक्लोरोअमीन, बट ये रिएक्शन पीएच की वैल्यू 7.5 से ज़्यादा होने पर ही होती थी। ये NH2Cl और ज़्यादा क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है और फिर फाइनली फॉर्म करता है NaCl2 दैट इज़ नोन एज़ डाइक्लोरोअमीन और साथ में वाटर मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके पीएच की बात करता हूँ तो 5 टू 6.5 होता है और ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होगा किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। वहीं अगर और बात करें NaCl2 और Cl2, ये यहाँ पर और फर्दर फॉर्म करते हैं NCl3 एंड दैट ऑकर्स एट अ पीएच रेंज दैट इज लेसर देन 4.4। बट ये जो पर्टिकुलर क्लोरोअमीन्स है दीज आर वीक ऑक्सीडेंट्स और अगर वीक है तो इनको कांटेक्ट पीरियड ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये इवन रिकंटेमिनेशन से भी बचा पाएगा क्योंकि ये पानी के अंदर कुछ लंबे टाइम के लिए रहते हैं। सो क्लोरोअमीन्स यहाँ पर आप तब यूज़ करते हो जब आप रिकंटेमिनेशन से ही बचाना चाहते हो और कांटेक्ट पीरियड आपके पास ज़्यादा लंबा प्रेजेंट हो तब। वहीं इसके अलावा आप हाइपोक्लोराइड्स का भी यूज़ कर सकते हो। हाइपोक्लोराइड्स की बात करें तो CaOCl2 जो होता है दैट इज योर हाइपोक्लोराइड, जो कि एक OCl माइनस देता था और इसमें हमने ये चेक करा था कि देखिए ये जो पर्टिकुलर है ये CaOCl2 इज नथिंग बट दिस इज योर ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर में हमने देखा था कि भाई ये ब्लीचिंग पाउडर अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम लोग को 42% का ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलता था। बट अगर मैं हाइपोक्लोराइड की बात करता हूं तो CaOCl ट्वाइस होता था जिसमें एक मोल में 2OCl माइनस के 2 मोल ऑफ OCl माइनस मिलता था जिसमें करीब करीब 72% ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली थी कि जो क्लोरीनेशन की एबिलिटी थी ब्लीचिंग पाउडर की वो धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो जाती थी बिकॉज वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता था एटमॉस्फियर से। सो इस पे ही बेस्ड न्यूमेरिकल बनता था। वो कैसे बनता था तो उसके लिए ये वैल्यूज याद रखना आपको जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो फोर्थ मेथड था दैट वाज द यूज ऑफ क्लोरीन डाइऑक्साइड। तो क्लोरीन डाइऑक्साइड के तौर पे आप यहाँ पर क्लोरीन डाइऑक्साइड अगर यूज करते हो तो ये प्रोड्यूस करेगा एक ClO2 और साथ में NaCl। यहाँ पर अगर ये चेक करें ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता था और अनस्टेबल होने के कारण ये काफी ज्यादा रिएक्टिव भी होगा। अगर मैं सभी के सभी यहाँ पर जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है उनको अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है HOCl, फिर आता है ClO2, फिर आता है Cl2 और NH2Cl लास्ट में आता है। वहीं इसके अलावा फिर हमने देखा था दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरीनेशन में हमने ये देखे थे कुछ अलग अलग टाइप थे। जैसे कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप क्लोरीनेशन ही कर रहे हो और कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे तो उसको बोलते थे एज अ प्लेन क्लोरीनेशन। ऐसा किया जाता था फॉर द ग्राउंड वाटर जिसमें ज्यादा कोई इंप्योरिटीज प्रेजेंट ना हो। प्री क्लोरीनेशन क्या होता था तो प्री क्लोरीनेशन मतलब एक ऐसा क्लोरीनेशन जो कि आप बाकी ट्रीटमेंट के पहले कर रहे हो। इसका जो मेजर यहाँ पर एम होता था दैट इज टू रिड्यूस टर्बिडिटी। अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक मैटर काफी ज्यादा है तो वहां पर आप प्री क्लोरीनेशन करते थे। जबकि अगर मैं पोस्ट क्लोरीनेशन की बातें करूंगा तो पोस्ट क्लोरीनेशन मतलब क्या कि एकदम एंड में आप क्लोरीनेशन करते थे सारे ट्रीटमेंट के बाद और इसका मेन एम होता था दैट इज टू रिड्यूस द माइक्रोब्स और द pathogens, whereas a fourth one was your double chlorination। डबल क्लोरीनेशन मतलब क्या होता था जिसमें आप प्री और पोस्ट दोनों के दोनों ही करते थे। whereas the fifth one was सुपर क्लोरीनेशन। सुपर मतलब क्या था कि आप कुछ यहाँ पर रेसिडुअल भी मेंटेन करते हो टू अवॉइड रिकंटेमिनेशन। सो रिकंटेमिनेशन से बचाने के लिए हम लोग कई बार सुपर क्लोरीनेशन कर लेते थे। वहीं इसके अलावा हमने एक ग्राफ भी देखा था और ग्राफ में हमने ये देखा था कि जब हम लोग क्लोरीन ऐड करते हैं वाई एक्सिस पे लिखते थे हम लोग रेसिडुअल क्लोरीन। तो वाई एक्सिस पे लिखा जाता था रेसिडुअल और जबकि एक्स एक्सिस पे लिखते थे आप लोग अप्लाइड क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि जैसे-जैसे आप क्लोरीन अप्लाई करते हो इनिशियली तो वो क्लोरीन यूज़ हो जाता है इन द अमोनिया, मिनरल्स एंड इन द डिसइंफेक्शन। इस कारण से ये जो ग्राफ है धीरे-धीरे राइज़ होता था और यहाँ तक कि मैं फर्स्ट स्टेज मान लेता हूँ। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है किलिंग ऑफ माइक्रोब्स
और कॉम्बिनेशन विद द अमोनिया एंड मिनरल्स हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ अमोनिया एक्यूमुलेशन ऑफ क्लोरीन शुरू हो जाएगा और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन तक यहाँ पर राइज करेगा ये ग्राफ, और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद यहाँ पर एकदम से ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर शुरू हो जाएगा और ग्राफ फॉल डाउन करता था और यहाँ पर जब तक ऑक्सीडेशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक थर्ड स्टेज चलती थी। लेकिन उसके बाद क्लोरीन का जितना भी यूज था वो पूरा खत्म हो चुका है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अगर मैं और क्लोरीन ऐड करूंगा तो पूरा का पूरा रेसिडुअल के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट हो जाएगा। दैट मीन्स दिस ग्राफ विल राइज नाउ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू x होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, और इसी पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग क्या बोल देते थे, एज द ब्रेकिंग और ब्रेक पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे ही क्लोरीनेशन जिसमें आप लोग यहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्लोरीन ऐड कर देते हो, देन दैट क्लोरीनेशन इज नोन एज ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप ऑफ क्लोरीनेशन। फिर इसके बाद देखा था हमने अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ क्लोरीनेशन। तो काइनेटिक्स में टोटल 3 पॉइंट्स हमने देखे थे। द फर्स्ट पॉइंट वाज अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते थे बाय कि, और अगर मान लीजिए एक इक्वेशन है जिसमें दो रिएक्टेंट्स हैं और दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन के लिए कांस्टेंट K1 लिख देता हूं और बैकवर्ड के लिए K2 लिख देता हूं। Then K1 is given as the product of the concentration of the two products upon the concentration of the reactants at any particular time, whereas K2 will be given as the ratio of concentration of reactants, that is R1 and R2, that are actually product for the opposite reaction, whereas your P1 upon P2 concentration. So P1 into P2 concentration. Whereas the second one was about the negative exponential law. Negative exponential law क्या बोलता था कि अगर मान लीजिए मैं किसी भी टाइम t पर नंबर ऑफ माइक्रोब्स देखना चाहता हूं, then it is given by initial microbes, that is n naught into e raised to power minus kt, where t is nothing but that is the contact period और k की यूनिट उसी के अनुसार हो जाती थी। सो अगर मान लीजिए ये मिनट में है तो ये भी पर मिनट में होगा यहाँ पर। इसके अलावा तीसरी जो हमने इक्वेशन देखी थी, थर्ड इक्वेशन वाज ऑफ द चिक्स लॉ। तो चिक्स लॉ के लिए हम लोगों ने देखा था इक्वेशन वाज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू टी इनटू सी रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ डिसइंफेक्शन, ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ क्लोरीनेशन। इसी के अलावा कुछ और मिसलेनियस यहाँ पर ट्रीटमेंट्स देखे थे हम लोगों ने मिसलेनियस ट्रीटमेंट में, जैसे कि सबसे पहले अगर बात करता हूँ अबाउट द डीसैलिनेशन, दैट इज द रिमूवल ऑफ सॉल्ट। तो उसमें सबसे पहला मेथड जो था दैट इज इवापोरेशन। इवापोरेशन मतलब आप पानी को उड़ा दोगे। दूसरा जो प्रोसेस था दैट इज अबाउट बॉइलिंग, बॉइलिंग नहीं सॉरी, यहाँ पर दूसरा जो प्रोसेस आएगा दैट इज अबाउट फ्रीजिंग। और तीसरा जो प्रोसेस देखा था दैट वाज इलेक्ट्रोडायलिसिस। सिर्फ यहाँ पर मेथड्स के नाम बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। चौथा मेथड जो यहाँ पर था दैट वाज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये हमारे टोटल 4 मेथड थे जो कि आपने डीसैलिनेशन में पढ़े थे। वहीं इसके अलावा एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में भी पढ़ा था हमने। एक्टिवेटेड कार्बन इज नथिंग बट दैट इज अ हाई एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी पार्टिकल, जो कि डर्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता था और यूज किया जाता है। आप लोग देखते भी हो ब्लैक पॉन्ड्स, उसमें यहाँ पर ये यूज किया जाता है। और अगर आप फिल्ट्रेशन के दौरान और एज वेल एज कोएगुलेशन के दौरान दोनों में ही साथ साथ आप यूज करते हो, देन दैट मेथड इज नोन एज स्प्लिट मेथड। ये ना सिर्फ सस्पेंडेड सॉलिड्स टर्बिडिटी को रिमूव करता है बल्कि कलर और ऑर्डर को भी यहाँ पर ये रिमूव कर सकता है। वहीं इसके अलावा जो तीसरा यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज अबाउट द फ्लोरिडेशन। फ्लोरिडेशन मतलब कि अगर फ्लोराइड्स कम होंगी तो आप यहाँ पर फ्लोराइड्स ऐड करने की कोशिश करोगे, जिसके लिए कुछ अलग अलग कंपाउंड्स का यूज किया जाता है, जैसे कि NaF, Na2SiF6 और H2SiF6। वहीं इसके अलावा डीफ्लोरिडेशन की मैं बात करूं तो डीफ्लोरिडेशन करने के लिए कुछ अगेन अलग अलग यहाँ पर कंपाउंड्स और मेथड्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप लोग यूज कर सकते थे कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, या फिर आप यूज कर सकते हो लाइम का, या फिर यूज कर सकते हो एक्टिवेटेड कार्बन का,
और एल्यूमिना का भी यूज़ किया जाता है। तो ये 4 यहाँ पर कंपाउंड्स हैं जिनका नाम आप लोग यहाँ पर याद रख लेंगे। सो दिस वाज़ अबाउट द फ्लोरिडेशन एंड डिफ्लोरिडेशन। वहीं इसके अलावा शायद ये 4th है पॉइंट है। 5th पॉइंट हमारा इसके बाद आया था कि हम एल्गी को मारने के लिए कॉपर सल्फेट ऐड करते थे बिकॉज़ इट हैव एल्गिसाइडल प्रॉपर्टी। तो अगर आप तालाब का पानी ले रहे हो, तो वहाँ पर आपको कॉपर सल्फेट ही ऐड करना ज़रूरी हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ मिसलेनियस ट्रीटमेंट्स और टोटल ट्रीटमेंट यूनिट्स के बारे में मैंने अभी यहाँ पर डिस्क्राइब करा है। इसी वीडियो को आप लोग बार-बार देख लें, तो बार-बार आपका रिविज़न अच्छे से पक्का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सारे यहाँ पर कवर किए थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे अभी और अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अबाउट द सीवर्स।